नमस्कार साथियों, आज हम केंट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका से क्रोटेलस हॉरिडस यानी कि शॉर्ट में हम इसे क्रोटेलस के नाम से बात करेंगे। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी डॉक्टर केंट ने बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर तो जरूर कीजिए जो होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी प्रकार से जुड़े हैं। इस चैनल पर आपको हर एक मेडिसिन पूरा का पूरा केंट मेटेरिया मेडिका, वो भी डिफरेंट चैप्टर्स, मतलब हेड टू टू अलग अलग चैप्टर्स हर एक मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपको मिल जाता है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक क्रोटेलस। तो डॉक्टर केंट अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में क्रोटेलस के बारे में कुछ इस प्रकार से बतला रहे हैं कि सबसे पहला ख्याल तो यह होगा कि क्रोटेलस, लाइकेसिस, एपिस तथा अन्य जैव विषों का त्याग कर देना चाहिए। जैव विष कह रहे हैं और यह सत्य भी है कि अनजान मनुष्य इनके प्रयोग को कि भय की दृष्टि से देखेंगे, पर जब इनका मुनासिब रीति प्रयोग होता है तब हम उनकी मांगने वाली जरूरतों की भयंकरता पर ध्यान देते हैं। और फिर जब हमें निश्चय हो जाता है कि इनकी जब मांग होती है तब कोई दूसरी चीज बदलने में नहीं दी जा सकती, और फिर जब उन्हें शक्तिकृत कर लिया जाता है और इतना परिवर्तित कर दिया जाता है कि एकदम शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वे सरल पदार्थ में घटाकर ला दिए जाते हैं, तो मन से भय दूर हो जाता है। यहाँ पर साथियों बतला रहे हैं कि जैसे क्रोटेलस जो कि रैटल स्नेक से मिला हुआ दवा है, उसी तरीके से लाइकेसिस भी आप जानते हैं सांप के जहर से बना हुआ दवा है। एपिस को अगर हम देखें तो वो भी वेनम है, वो भी जहर है। तो अगर माने जैव विष कहने का मतलब है कि कोई भी जीव जिसके अंदर विष है और उस विष से दवाई बनाने हैं, तो उससे थोड़ा सा नॉर्मली लोग, अगर हम जैसे आयुर्वेद के पैटर्न को देखें कि डायरेक्टली क्रूड फॉर्म में अगर मेडिसिन यूज करते हैं तो अब उस तरीका से इन वेनम्स को यूज नहीं कर सकते, इन जहरों को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं आप होम्योपैथी के तरीके से चलते हैं और सही तरीके से आप इसको पोटेंटाइज फॉर्म में तोड़ करके और एकदम नॉर्मल एकदम सूक्ष्म लेवल पर ले आते हैं, तो उसके बाद आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और खास करके बतला रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इन जैसे लाइकेसिस वगैरह, क्रोटेलस और वगैरह दवाओं का उपयोग करने में डर लगता है कि ये तो सांप के जहर से बना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सांप के जहर से बना हो सकता है, वो तो बहुत कुछ से बना हुआ है, दुनिया के हर चीज से होम्योपैथी में दवा बनी हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो जहर है, वो उसका जहर के तरह का कोई प्रॉपर्टी है उसके अंदर, वैसा कुछ भी नहीं। उसमें सिर्फ आपको 99.99% अल्कोहल ही मिलना है और कुछ उसमें मिलना नहीं है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। सही समय पर सही सिम्टम्स के अनुसार अगर आप दे रहे हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, हमेशा फायदा पाएंगे। उसके बाद कहते हैं यह सत्य है कि क्रोटेलस जैसी चीज को मांगने वाली बीमारी बड़ी जटिल होती है। मतलब अब आगे पढ़ने को मिलेगा कि क्रोटेलस के क्या सिम्टम्स हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इसकी सिम्टम्स जो भी होंगी जटिल बहुत होती हैं। क्रोटेलस के रोगी के सैया पार्श्व में खड़े होने पर मालूम हो जाता है कि मृत्यु सन्निकट है। मतलब कि उनके पास जहाँ वो लेटे हुए हैं उनके पास जाकर के अगर आप उधर खड़े रहे तो देख कर लगेगा जैसे कि अब जाने वाला है पेशेंट, अब इसका मृत्यु निकट है। रोगी भयावना दिखाई देता है और माता अपने बच्चे के लिए या स्त्री अपने पति के संबंध में तुरंत ही चिकित्सक से कहेगी, डॉक्टर साहब इसे बचाने के लिए किसी भी चीज का प्रयोग कीजिए, इस रोगी को आरोग्य करने के लिए कुछ भी दीजिए। मतलब ये उसका भाव रहता है, उसकी स्थिति ये रहती है पेशेंट की कि लग रहा होता है कि जान चला जाएगा, शायद अब जान जाएगा या तब जान जाएगा। और इसके वजह से माता हो या जो भी रिलेटेड उनके जो देखभाल करने वाली हैं, बीवी हो या कोई भी हो, वो कहेंगे कि इसको जल्दी देखिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसा ये नहीं बचेगा। तो इस तरह की कंडीशंस अगर होती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोटेलस आपको उस कैटेगरी में से मेडिसिन है। और बाकी आगे इसके टोटलिटी देखते हैं सिम्टम्स को। तो कहते हैं क्रोटेलस के लक्षण विचित्र हैं। यह दवा अपने तय आप ही प्रकट करती है, मतलब कि ये दवा अपने सिम्टम्स खुद ही बतलाती है। इसका एक अलग ही सिम्टम है क्योंकि बहुत ज्यादा रैटल स्नेक आप जान रहे हैं कि एक अलग ही लेवल का पॉइजन उसका होता है। इसका कोई एवज नहीं हो सकता क्योंकि संपूर्ण रूप से विचार करने पर ऐसी कोई दूसरी दवा नहीं दिखाई देती। इसके अति निकटस्थ यानी कि इससे बहुत नजदीक भी अगर कोई है और सर्विस में ही वो आएगा तो उसमें भी आपको सबसे भयानक मिलेगा कि एक है एस्ट्रीडियन कॉन्ट्रोट्रिक्स, जिसको कि हम कॉपर हेड भी कहते हैं। तो कॉपर हेड आप जानते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक सांप होता है, उसका जहर भी बहुत तगड़ा होता है, उसकी वेनम भी बहुत तगड़ा होता है। कहते हैं कि सांप द्वारा काट लेने पर हमें अति दुष्परिणाम होता है, हम तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं, हम मृत्यु ही देखते हैं, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की रस रक्त की विकारावस्था। ये सर्प विष सियानहाइड्रेट ऑफ सोडा या अन्य नमक माने जाते हैं। यह जाना गया है कि सियानहाइड्रेट को स्वाभाविक रूप से गलाने वाला अल्कोहल है
और इसी वजह से सांप के काटने पर यह बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयुक्त होता है। इसने जीवन काल को बढ़ाया है, यहाँ तक कि जान तक बचाई है। जब प्रचंड आक्रमण में ऐसा होता है तो पुराना प्रभाव उसमें सदा प्रदर्शित रहता है और इसी से हम लोगों ने लक्षण संग्रह किए हैं। जिन कुत्तों को सांप ने काटा था उन्होंने सांप काटने का पुराना प्रभाव प्रकट किया था और उनमें ही एक विचित्र सामयिका प्रदर्शित हुई थी, अर्थात प्रत्येक बसंत में जब शीत दबता है और गर्मी आरंभ होती है। मुझे एक बार एक कुत्ते का पता लगा था जिसे रेनाक्रिस ने काटा था और जो मर गया था। इसे गले में काटा था और उस प्रदेश में प्रत्येक बसंत ऋतु में एक फोड़ा हो जाता था। यह तब तक होता रहा जब तक वह जीवित रहा, वृद्धावस्था तक, जबकि वह उसी रोग से मरा। सर्प विष का संबंध बसंत ऋतु से है, ग्रीष्म ऋतु के आरंभ काल से है। मतलब ये इतना सूक्ष्म लेवल पर ये जानकारी बतला रहे हैं। क्रोटेलस का दूसरा स्पष्ट स्वरूप, जैसा कि दूसरे सर्प विषों में होता है, वृद्धि के समय रोगी सो जाता है। और सांप काटने में वैसे भी आप जानते हैं कि कहा जाता है कि सोने नहीं देना चाहिए पेशेंट को। क्रोटेलस हॉरिडेस का विष जो है अपने आरंभिक प्रदर्शनों में उस तरह का रसस्राव का बिगड़ा परिवर्तन प्रकट करता है जैसा अरक्त ज्वर, झिल्ली प्रदा यानी डिप्थीरिया में, टाइफाइड तथा निम्न श्रेणी के रक्त बिगड़ने वाले में तथा उन रोगों में प्रकट होता है जो बहुत तेजी से आते हैं, रक्त को तहस नहस कर डालते हैं, रक्तवाहिनियों को शिथिल बना देते हैं, शरीर के सभी द्वारों से रक्तस्राव होता है, नशे में रहने की तरह तेजी से बढ़ने वाला बदहवासी और भर्राया हुआ चेहरा रहता है। करीब करीब पक्षाघातिक प्रकृति की मानसिक और शारीरिक अवसन्नता रहती है। आरक्त ज्वर जब सरने वाला हो जाता है, टाइफाइड ज्वर जब गलित रूप में परिणत होता है, डिप्थीरिया जब उसमें बहुत रसस्राव होता है और सड़न रहती है, शरीर चितकबरा दिखाई देता है, पीला मिला हुआ नीला जैसा लगता है, उस वक्त आश्चर्यजनक तेजी से कामला रोग हो जाता है। करीब करीब पक्षाघातिक प्रकृति की मानसिक और शारीरिक अवसन्नता रहती है। आरक्त ज्वर जब सरने वाला हो जाता है, टाइफाइड ज्वर जब गलित रूप में परिणत हो जाता है, डिप्थीरिया जब उसमें बहुत रक्तस्राव और सड़न रहती है, शरीर चितकबरा दिखाई देता है, पीला पीला हुआ नीला जैसा, आश्चर्यजनक तेजी से कामला रोग हो जाता है, कामला यानी कि जॉन्डिस, आंखें पीली हो जाती हैं तथा चमड़ा भी पीला और चित्ती चित्ती हो जाता है, नीले दाग, काला और नीला चर्म, पीला और चितकबरा हो जाता है। रक्तस्राव होने के बाद चर्म बहुत ही रक्तहीन हो जाता है, नीलापन चकत्तों के रूप में यह सुनहरा, पीला और रक्त रहित रहता है, शरीर मोम की तरह दिखाई देता है, कान, आंख, नाक, फेफड़े तथा हर जगह की श्लैष्मिक झिल्ली से रक्तस्राव, आंतों तथा जरायु से रक्तस्राव, एक रक्तस्रावी धातु बहुत ही निम्न सड़ने वाली श्रेणी की जो गैर मामूली तेजी से पैदा होती है तथा गैर मामूली कम समय में ही जो सड़न की अवस्था में जा पहुंचती है। इन बीमारियों में क्रोटेलस का प्रयोग होता है। जिस पर तेजी से जहर का असर हो गया है वही इस बिगड़ी, सुन्न, सड़ने वाली अर्धचेतन दशा को प्राप्त होता है। ऐसा भाव रहता है कि मृत्यु उसे ग्रसना ही चाहती है, खून चूते ही काला पड़ जाता है, कभी कभी तरल रहता है। उसके बाद कहते हैं स्नायविकता की एक भयंकर दशा रहती है, प्रत्यंगों का कांपना, कंपनशील दुर्बलता, जीभ निकालने पर कांपती हुई बाहर निकलती है। मतलब जीभ को अगर बाहर निकालने में तो कांपता हुआ बाहर निकलेगा, थोड़े भी परिश्रम से क्लांत हो पड़ता है, क्लांत मतलब कि शून्य जैसा पड़ जाता है, जीवन शक्ति एकाएक सुस्त पड़ जाती है, संपूर्ण शरीर में एक पक्षाघातिक दुर्बलता रहती है, पेशियों की ऐंठन, प्रत्यंगों का कांपना, सन्निपातिक अवस्था में रोगी पलंग के पैताने की ओर सरक जाता है, मतलब जिधर पैर रखते हैं उस तरफ। इस अवस्था में इस दवा ने फायदा किया है। पित्त ज्वर का बहुत सुस्ती के साथ बुखार, कितने ही प्रकार का पित्त ज्वर इससे आरोग्य किए गए हैं, अकरन और पक्षाघात, इसने नर्तन रोग की तरह पेशियों की ऐंठन, स्थानिक ऐंठन, हिस्टीरिया के प्रदर्शन इनको ठीक किया है। उसके बाद मानसिक लक्षण कहते हैं कि मानसिक लक्षण भी परीक्षा के योग्य हैं। निम्न श्रेणी का प्रलाप, बुदबुदाना, विचित्र ढंग से आप ही आप बोलना, यह कुछ न कुछ लाइकेसिस से भिन्न है। दोनों में ही बकवादीपन है, पर लाइकेसिस का बकवादीपन इतना तेज रहता है कि यदि कमरे का कोई आदमी कुछ कहता रहता है तो रोगी उसका सूत्र पकड़कर कथा समाप्त कर देता है। मतलब कि वो उस पॉइंट को पकड़ के ऐसा जवाब दे देगा कि सामने वाला उसको रिप्लाई न कर पाए, यद्यपि उसने कभी उस बात को नहीं सुना है, लेकिन वो अपना लॉजिक, उसका स्किल जो है उसको यूज करके वो अपना काम कर लेता है और सामने वाले को ही कंफ्यूज कर देता है। ये बतला रहे हैं लाइकेसिस का पेशेंट है, इतना ही क्रियाशील मन रहता है। लाइकेसिस के रोगी के आगे किसी को भी कहानी समाप्त करने की इजाजत नहीं है। कोई कुछ कहना आरंभ करेगा, वह कहेगा ओह
हाँ मैं ये समझता हूँ, और वह दूसरी ही धारा से आरंभ करेगा और किसी दूसरी तरह से उसे समाप्त करेगा। ये आपको लाइकेसिस में दिखेगा। लेकिन वहीं क्रोटेलस का रोगी जो है उसमें भी ये चीज है, पर क्रोटेलस का रोगी उसे उठा लेगा, उस पर धीमे तरीके से कुछ भुनभुनाता रहेगा। यह नशे की तरह की एक निम्न धीमी दशा है, यानी कि उसके अंदर एक समझ रहा है, देख रहा है, वो जवाब देना चाह रहा है, लेकिन उसका जवाब देने का तरीका क्या रहेगा कि वो अपने अंदर भुनभुनाएगा, उस चीज को पकड़ लेगा, उसे आगे नहीं बढ़ेगा। लाइकेसिस में वहशत भरी उत्तेजना रहती है, अवसन्नता, औंघाई और तंद्रा के साथ प्रलाप। वह इसे बताता है, पलंग से भाग जाने की इच्छा के साथ बकवाद भरा प्रलाप, मतलब बहुत बोलते हुए प्रलाप। यद्यपि यह धीमा रहता है, उसकी गति धीमी रहती है, जैसे टाइफस और मुंह ज्वर में, और इसका बुदबुदाहट भरा प्रलाप और उदासी आपको देखने को मिलती है। बराबर उसके विचार मृत्यु पर ही अड़े रहते हैं। असीम अनुभवाधिक्य, पढ़ने पर आंखों में आंसू भर जाते हैं। डरपोकपन के साथ उदासी, ठंडे पसीने के साथ घबराहट भरा और चक्कर, चकाचौंध आ जाती है। शांत रहने पर भी दर्द होता है, सोने जाने पर दर्द होता है तथा प्रचंड दर्द से वह जाग पड़ता है। जितना ही ज्यादा वह सोता है उतना ही अधिक उसे सिर दर्द होता है। उसके बाद हेड एंड हेडेक बता रहे हैं, वह अपने उपसर्गों में ही सो जाता है। सांप के जहर की कुछ कुछ तकलीफों में ही सोते हैं। सोने के बाद सिर की तकलीफें पैदा हो जाती हैं। वह सिरदर्द में ही सोता है। जितना ही ज्यादा वह सोता है उतना ही ज्यादा उसे सिरदर्द होता है। माथे में पीछे की ओर इतने जोर का सिरदर्द होता है कि उसे तकिए से उठाना असंभव होता है। पेशियां इतनी क्लांत हो जाती हैं कि उन्हें रोगी को हाथों से पकड़ के रखना पड़ता है। ऐसा ही लाइकेसिस में भी होता है। मोमी चेहरा, मोमी चेहरा मतलब कि वैक्स के तरह का, जैसे लगेगा कि चेहरा है मोम के जैसा, पीला, बैंगनी, चित्ती चित्ती चेहरे के साथ रक्त संचयी सिरदर्द, मानो कुचल गया हो। अब रक्त संचयी सिरदर्द कैसे समझेंगे साथियों? तो एक टभक आपको महसूस होना, एक फटने जैसा दर्द, वो आपको रक्त संचय की सिरदर्द की तरफ इशारा करता है। मतलब ब्लड कंजेशन हेड में ज्यादा है, आंखें वगैरह चमक उठना, लाल हो जाना, सब। सिरदर्द आंखों तक फैल जाता है, प्रत्येक बार कुछ दिनों पर पित्तज सिरदर्द, प्रचंड सवमन सिरदर्द, इसके साथ ही चकाचौंध और मस्तक शिखर में धमक मालूम होना, धीमा टपक की तरह सिरदर्द, धीमा, भारी, धमक भरा। पश्चात मस्तक का सिरदर्द, संपूर्ण मस्तक रक्त संचय की एक अवस्था में रहता है। वह घबराया और चकराया रहता है। सिर बहुत बड़ा और माथा भारी मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है मानो फट जाएगा। सिर दर्द जो लहरों में उत्पन्न होता है, जैसे वे पीछे की ओर होते हैं। रक्त का दौरा ऊपर की ओर होता है, एक उत्तेजना मानो खून ऊपर चढ़ गया है। लहरें उठने के साथ सिर दर्द, हिलने डुलने और झटके से बढ़ना, पलंग पर करवट बदलने पर, पलंग से उठने पर या लेट जाने पर अवस्था का परिवर्तन, यह लहर उत्पन्न कर देगा। लाइकेसिस में यह कहा गया है, और मैंने परीक्षा में भी प्रमाणित होते देखा है, कि शुरू में मेरुदंड की राह से नीचे उतरता है और नारी की चाल की संगति में ऊपर चढ़ता है। उसके बाद आइस बतला रहे हैं कि आंखों से रक्तस्राव, आंख देखने में पीली, आंखों से खून निकलता है, आंखों में जलन, आंसू बहने के साथ लाली, आंखों में दबाव, मानो आंखें सिर से बाहर निकल पड़ेंगी, ऊपरी ओठों का पक्षाघात, पलकों की श्लैष्मिक झिल्ली का पक्षाघात। उसके बाद कान बताते हैं कि कानों में तरंगे, आवाज सहन नहीं होती, धीमा धीमा दर्द और कानों में टपक, बहुत ज्यादा बदबूदार, पीला, दुर्गंध युक्त, खून मिला कान का स्राव। रस रक्त बिगड़ने वाली बीमारियों में, निम्न श्रेणी के अरक्त ज्वर में या उस डिप्थीरिया में जिसमें आंखों और कानों से खून चूता है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल सोच सकते हैं। कान से रक्त निकलना, नाक से बहुत ज्यादा रक्तस्राव। रस रक्त बिगड़ने वाली बीमारियों में नाक ही वह यंत्र है जिससे अमूमन रक्तस्राव होता है। नाक से रक्तस्राव होने पर रक्त की ऊपर चढ़ने वाली अवस्था में कुछ आराम पहुंचता है। इस दवा में नाक से रक्तस्राव होने के साथ माथे में प्रचंड रक्त संचय रहता है, और रक्त संचय यानी कि उसको दर्द उसके साथ आपको दिखेगा। इसने सब तरह के बदबूदार स्रावों को आरोग्य किया है। भयंकर बदबूदार सरा नाक से स्राव, नक्सीर फूटना, इस तरह के जितने भी गंदले टाइप के सड़े हुए जैसे स्मेल वाले इस तरह की चीजें, उसको क्रोटेलस और जो है बहुत अच्छे से टैकल करता है। कर्णमूल ग्रंथि का प्रदाह, चेहरे का नीलापन और बदरंग हो जाना, चेहरा का पीला दिखाई देना, यह कामला की एक प्रत्यक्ष दशा रहती है। मोम जैसा और रक्तहीन, मतलब वैक्स जैसा, एकदम मोम जैसा, और जब मोम जैसा जानते हैं कि उसमें रक्त आपको लगेगा जैसे कि ब्लड है ही नहीं, रेडनेस कहीं पर आपको दिखेगा ही नहीं। उसके आंख और आईलिड के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पूरा व्हाइट व्हाइट सा उसका स्थिति रहेगा। पीलापन लिए हरी दिखाई देने वाली लड़कियों को बहुत दिन तक ऋतुस्राव नहीं होता और उन्हें फोड़े फुंसियां होने लगती हैं।
उसके बाद माउथ के सिम्टम्स बतला रहे हैं कि रोगी अक्सर रात में दांत पीसता हुआ जाग पड़ता है, स्वाद बुरा और सड़ा रहता है, मसूड़ों का प्रदाह, मुंह से रक्त आना, कंठ से रक्त आने के साथ कंठ का प्रदाह, कंठ और मुंह में जलन, कांपती, चटपटाती और फूली हुई जीभ, बाहर निकाले रखने के समय जीभ का कांपना, हिलाने के समय हाथों का कांपना। डिप्थीरिया के जिन रोगियों के नाक और मुंह से खून जाता है वे बहुत ही निम्न श्रेणी के होते हैं। यदि ठीक चुनी हुई दवा नहीं दी जाती तो रोगी मर जाता है। ऐसी दशा में कंठ डिप्थीरिया की झिल्ली से भर जाएगा जो काली दिखाई देती है। इसके चारों तरफ से रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव के साथ मुंह का जख्म, मुंह में जख्म, मर्क्यूरियस के बाद का उन लोगों में जख्म जिनके मुंह से रात में लार चूती है, मुंह का खून बहने वाला घाव, निगलने में कष्ट, मारात्मक डिप्थीरिया, तुरंत ही काला, पित्तज, वमन हुए बिना रोगी दाहिनी करवट या पीठ के बल लेट नहीं सकता। यह सवमन सिर दर्द की तथा बहुत बड़ी मात्रा में पित्त की कय होने वाली एक आश्चर्यजनक दवा है। क्रोटेलस को निर्देशन करने वाली निम्न श्रेणी की बहुत सी बीमारियां बहुत मात्रा में पित्त का वमन होने के साथ आरंभ होती हैं। कभी कभी पित्त खून से मिला रहता है। उसके बाद स्टमक बतला रहे हैं कि पकाशय में दर्द, ऐसी ठंडक मानो पकाशय या तलपेट के भीतर बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है साथियों। माने नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में आपको पेट में जलन और गर्मी फील होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कि ठंडक महसूस हो रहा है। ये थोड़ा सा एक अलग सिम्टम है। पकाशय उपदाही, तब उपदाह यहाँ भी आ गया। कोई चीज धारण नहीं कर सकता, लगातार खून फेंका करता है। क्रोटेलस ने पकाशय का जख्म आरोग्य कर दिया है। जब बहुत पित्त और रक्त का वमन होता है तो इसने कार्सिनोमा को उत्पन्न होने से रोक दिया है। बहुत से ऐसे अवसरों पर वमन जब रक्त में थक्का बांधने की प्रवृत्ति नहीं रहती। अब पकाशय के इन जख्मों के साथ तथा कर्कट रोग, निम्न रस रक्त बिगड़ने वाले रोग के साथ कामला रोग करीब करीब मौजूद रहता है। कामला रोग तथा कुछ न कुछ रक्तस्राव, ज्वर शायद ही ऊंचा उठे, मतलब कि फीवर जो है वो बहुत ज्यादा, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं उठेगा, मेंटेन्ड रहेगा। कभी कभी तो ताप स्वाभाविक से भी कम होता है, मतलब कि आप कहें कि 97 98 के बीच में जो हम नॉर्मल मानते हैं तो उससे भी नीचे चला जाता है। लेकिन रसराव और रक्तस्राव के साथ नाक और मुंह से काला रक्तस्राव और काला बहुत थोड़ा रक्त मिला पेशाब जिसमें अंडलाल मिला रहता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। टाइफाइड और निम्न रस रक्त बिगड़ने वाली बीमारियों में अध्यान युक्त तलपेट की तरह तलपेट में बहुत दर्द और घाव की तरह आंतों में जख्म, यानी अध्यान युक्त यानी कि जैसे कि फ्लैचुलेंस आपको पूरा गैस भरा हुआ है उस तरीका से। आंखों से रक्तस्राव, सुनपन के साथ तलपेट में बहुत दर्द और घाव की तरह यंत्रणा, उसका ऐसा अनुभव होना मानो काठ का बना है। मल काला, कॉफी के चूर की तरह, दूषित मल का रक्तामाश है। बदबूदार पानी, भोजन प्रवृत्ति से उत्पन्न जहरीली भाप लगकर उत्पन्न अतिसार, डिंबाशय और गर्भाशय का प्रदाह, निम्न श्रेणी का शरण का बुखार और रक्तस्राव, या तो काले थक्के का, या वह रक्त निकलता है जिसमें जमने की तरफ प्रवृत्ति नहीं रहती और बराबर बहा करता है तथा संधि कंपन की बहुत तकलीफ रहती है। गर्म लहरें, कामला रोग, जरायु या अन्य भागों से रक्तस्राव, बहुत खून जमने के साथ जरायु का कैंसर, बहुत बदबू, रोगी पीला हो जाता है, कामला हो जाता है, बहुत क्लांति, चित्ती चित्ती शरीर की त्वचा दिखाई देती है, चेहरे और पैर की सूजन, खासकर सिरापथों की सूजन, सूतिका स्तंभ यानी प्रसव के बाद जांघ की सिराओं का फूलना जिसको फ्लेगमेशिया एल्बा डोलेंस भी कहते हैं, जरा भी छू लेने पर बदतर हो जाना, झटका या हिलने डुलने से बदतर। उसके बाद हार्ट रीजन बतलाते हैं। हृदपिंड की जो बहुत बड़ी कमजोरी यह उत्पन्न करता है उससे यह कारण प्राप्त होता है कि यह कुछ न कुछ हृदपिंड की दवा है, पर नैजा, लाइकेसिस और इलैप्स की तरह अन्य सर्प विष का इसकी अपेक्षा अधिक रोगों में प्रयोग होता है। यह हृदपिंड सुस्त करता मालूम होता है बल्कि समूचे शरीर को अवसन्न बनाता है और इसके उपसर्ग विशेषकर सार्वांगिक होते हैं। प्रत्यंगों की चित्ती चित्ती शक्ल, हाथ पैरों की सरने वाली शक्ल। उसके बाद स्किन सिम्टम्स बतला रहे हैं। फोरे, कार्बंकल्स और उद्भेद यानी इरप्शंस, बैंगनी चर्म से घिरे रहते हैं, चितकबरी, नीली, बड़े बड़े दाग भरी त्वचा, मार्बल किसी दशा, मतलब मार्बल जैसा दिखने लगता है, फोरे, अर्बुद तथा एक ऐसी दशा यह उत्पन्न करता है जो कार्बंकल सी रहती है जिसमें बहुत जलन और प्रचंड दर्द होता है। कार्बंकल साथियों आप समझ रहे हैं, बहुत डेंजर वाला वो घाव होता है और आपको उसका डेफिनेशन आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहा होगा। पर उसका विचित्र स्वरूप है सने आटे की तरह मध्य स्थान,
विषव्रण यानी कि कार्बंकल या इसको कहा जाता है विषव्रण हिंदी में, या फोरे के चारों तरफ कई इंचों तक की जगह पर सोथ रहता है, साथ ही दबाने पर गड्ढा पड़ता है। ये इसके फोरो और इसके इरेप्शंस में एक सिम्टम है। फोरे, घाव या विषव्रण से गाढ़ा काला रक्त निकलता है जिसका थक्का नहीं जमता। गर्दन और पीठ पर होने वाले विषव्रण एक फुंसी के रूप में आरंभ होते हैं और फिर कई हो जाते हैं और छोटी छोटी फुंसियां और ददोरों से घिरे रहते हैं। उस स्थान को दबाने वाले पर गड्ढा पड़ता है, मतलब उस जगह को अगर दबाने का प्रयास कीजिए, वहां पर अगर उंगली से प्रेस करें तो वहां गड्ढा पड़ जाएगा। इन विषव्रणों के लिए आपको आर्सेनिक, लाइकेसिस, सिकेलिकॉर या क्रोटेलस या का अध्ययन करना पड़ेगा। ये वे औषधियां हैं जिनकी प्रकृति में संघातिक और प्रदर्शन भरा है। तो जी साथियों की इतनी सारी दवाएं सिर्फ एक सिम्टम का नाम ले रहे हैं, तो एक पेशेंट आता है आपको 15-20 सिम्टम बतलाता है। हर एक सिम्टम अगर हम होम्योपैथी में खोजे तो हर एक सिम्टम के लिए 10-10 दवाएं हैं, 10 को भी माने तो 100 दवाएं। 100 दवाओं को अगर आप बैठ करके सोचिएगा कि किस दवा को दे, तो आपको एक नजर उसको देखना पड़ेगा। अब देखने के लिए सोच करके देखिए कि आप कितना 100 दवाओं का एक एक सिम्टम कितना रिपीट अपने दिमाग में घुमा पाएंगे, कितने दिमाग को खटा पाएंगे, और बहुत ना बहुत गारंटी है कि बहुत कुछ रेफरेंस आपका छूट भी जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो, हर एक मेडिसिन जो भी केंट मेटेरिया मेडिका में है उसका हर एक मेडिसिन और उसका हर एक चैप्टर, मतलब हेड के सिम्टम्स किस टाइम पे है, मतलब कितने मिनट कितने सेकंड पे हेड के बारे में बोल रहे हैं, कितने मिनट कितने सेकंड पे एब्डोमेन के बारे में बोल रहे हैं, कितने मिनट कितने सेकंड पे एनल स्टूल बतला रहे हैं। तो हर एक सिम्टम और डिजीज और पार्ट्स के हिसाब से जो है कैटेगराइज करके और चैप्टर वाइज आपको बांट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे कि आपको एक्सेस करना होम्योपैथिक मेडिसिन काफी आसान हो जाता है मेरे समझे। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आगे कहते हैं, सूतिका ज्वर में बराबर काला बदबूदार रक्त चूता है जो जमता नहीं, शरीर के प्रत्येक द्वार से और जरायु से भी रक्तस्राव। जरा उस स्त्री पर ध्यान दीजिए जो गर्भावस्था में टाइफाइड ज्वर भोग रही है, उसे गर्भस्राव हो जाता है और फिर ऊपर बताए लक्षणों के साथ एक निम्न बिगड़ने वाली अवस्था आ पहुंचती है। उसकी ऐसी दशा दिखाई देती है कि गर्भस्राव होने के बाद खून निकलते निकलते वह मर जाएगी, खून जाते जाते। रक्त जमता नहीं और स्राव बराबर जारी रहता है, या किसी स्त्री को सन्निपातिक ज्वर के काल में आर्तस्राव होने लगता है। यह सच्चा आर्तस्राव नहीं है, अर्थात साधारण स्राव से इसका कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि यह बहुत ज्यादा काला और तरल होता है तथा जो जटिल लक्षण बताए गए हैं उनके साथ लगातार रक्तस्राव हुआ करता है और उस रोगी का चेहरा खासकर चित्ती चित्ती रहता है, विरहल अचेतन दशा रहती है। ऐसा दृश्य मानो वह नशे में है, मुर्दे की तरह पड़ी रहती है। जब उसे जगाया जाता है तो प्रत्येक पेशी कांपती है, यदि जीभ निकालती है तो कांपती है तथा बोलने की शक्ति नहीं रहती। क्रोटेलस उस रोगिणी की जान बचा सकता है। क्या सर्प से उत्पन्न बीमारी से भी जटिल किसी बीमारी का ख्याल में आना संभव है? जब कोई चिकित्सक ये लक्षण देखता है तो तुरंत उस श्रेणी की दवा सोचता है जो इन दशाओं की सक्षमता रखती है। बैप्टिसिया, आर्सेनिकम, सिकेलिकॉर, ऑफिडिया और कभी कभी आर्निका, फास्फोरस और पायरोजिनियम ये दवाएं हैं। उसके बाद कहते हैं, और भी पुरानी दशा का रोगी निद्रा के और भी भयंकर लक्षण प्रकट करता है। वह भय में नींद से जागता है। हत्या, मृत्यु, मृतक और मुर्दे अर्थात भूत और लाश या स्मशान के संबंध में रखने वाले भयंकर सपने देखता है। यहाँ तक कि स्वप्न में भी उसे मुर्दे की गंध आती है। जब वह जागता है तो थका थका रहता है, जर हुआ रहता है, अंकों का जोर नहीं लगा सकता, लिखने में भूल करता है, वाक्यों के बदले शब्दों का प्रयोग करता है और शब्दों के बदले अक्षरों का। वह अपना हिसाब किताब नहीं रख सकता क्योंकि वह उनको जोड़ नहीं सकता। वे सब उसे विचित्र मालूम होते हैं। निद्रा के बाद पर्याय क्रम से बहुत देर तक कष्टकर जागरण होता है। गर्म मौसम के किसी भी परिवर्तन से वह विचलित हो जाता है। बहुत चिड़चिड़ापन, हिलना डुलना सहन नहीं होता, अपने परिपार्श्विकों से सहज में ही विचलित हो पड़ता है तथा सहज में ही उत्तेजना पैदा हो जाना भी इस दवा का स्वरूप है। इसके बाद ही अपने दोस्तों से वह संदिग्ध चित्त रहता है, मतलब कि डाउट में रहता है तथा वैज्ञानिक आधार पर तर्क नहीं कर सकता। वह नशीले पेयों की लालसा करता है और इस लालच को वह रोक नहीं सकता, मतलब उसको थोड़ा सा उस तरह का एडिक्शन है। पुराने शराबियों में इस आश्चर्यजनक सादृश्य के कारण ही सकंप प्रलाप यानी कि डिलीरियम ट्रेमेंस आपको इसमें इसका व्यवहार जारी है। इसमें चेहरा भर्राया रहता है, चेहरे का बैंगनी रूप, शराबियों के एक अद्भुत ढंग की भूख,
शराबियों का एक अद्भुत ढंग का भूख स्फूर्ति दायकों की लालसा की लहरें उत्पन्न होती है। यह विश्वास करने का भरपूर कारण है कि मोटे ताजे सुदृढ़ भूखे शराबियों के लिए यदि इसका ठीक ठीक व्यवहार हो तो करीब करीब शराब पीने की आदत छुड़ाने की यह गहरी क्रियाशील दवा बन सकती है। तो ये सारी जानकारी थी साथियों जो डॉक्टर केट ने अपने बैक्टीरिया मेडिका और लेक्चर में क्रोटेलस हॉर्रिडेस के बारे में बतलाई थी। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। कुछ पूछने बतलाने लगे तो जरूर कमेंट करें और अपने सभी साथियों के साथ जो होम्योपैथी या बीएचएम से किसी प्रकार से जुड़े हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इसके क्या लाभ हैं ये तो आप भी जानते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।